Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news analysis presented by me. My name is. So in today's class, we are going to cover really very interesting topics. First of all, let's check it out. The contents, the table of contents. आउट कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला तो है 14 states yet to join education. तो एजुकेशन स्कीम जो है उसको ज्वाइन करने के लिए 14 और स्टेट्स जो है वो रह गए हैं. दे आर नॉट साइनिंग द MOU. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो वी विल गेट टू नो अबाउट दिस. ओके, नेक्स्ट आता है अपना एडिटोरियल एंड दिस एडिटोरियल इज अबाउट दलित क्रिश्चियन exclusion by society, church and state. So this is what we are going to know about Dalit Christians. So we have heard about the Christians, Dalits, this particular word when it comes, to always get to know कि हाँ भैया ये हिंदुइज्म से किसी तरीके से राइट. बट दलित क्रिश्चियन क्या है यहाँ पर इशू, वो इस चीज को हम इस एडिटोरियल. नेक्स्ट एडिटोरियल आता है, ये है रिलेटेड टू केस. Indian judicial data hides more than it bail cases. कितनी टाइप की बेल्स होती है राइट, एंड किस टाइप के डेटा की हाइड करने की बात यहाँ पर कह रहा है. तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आता है बुलडोजिंग द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप सभी लोग जो है ये अक्सर सुनते ही होंगे न्यूज़ में, बुलडोजर की सरकार है ना. तो ये जो जस्टिस प्रोवाइड करने की बात होती है, जस्टिस, एंड ये बुलडोजर के थ्रू रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे. ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है. नेक्स्ट आता है व्हाई इज इंडियाज डिफेंस माइक्रोसॉफ्ट फॉर माया ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हम लोग इस चीज पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज के न्यूज का काफी बड़ा कवरेज है, सो इसको भी हम इसे यहाँ पर कवर करेंगे. नेक्स्ट आता है द लास्ट वन, ये साइंस पेज 2 जो है ई पेपर का, उसमें आया है मेटाजीनोम ट्रांसफॉर्म पैथोजन सर्विलेंस. ये क्या है एंड ऑल, उसके बारे में हम जानेंगे. राइट, सो दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग इन टुडेस क्लास, ऑल दीज. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन. एंड जो हमारा पहला टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन. ये जो छोटा सा आर्टिकल है पेज 1 में दिया हुआ है, एंड यहाँ पर सिंपल सा यही पॉइंट है कि MOU बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है. तो उन MOUs के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली ये कौन सी बात जो है वो यहाँ पर कह रहा है. तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये कुछ वो स्टेट्स हैं उन्होंने MOU साइन नहीं किया है. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. किसके साथ साइन नहीं किया है? जो है इन्होंने MOU साइन नहीं किया है. तो यहाँ पे हम जानना है बारे में कौन सी MOU की बात कर रहे हैं और क्यों साइन नहीं है. तो यहाँ पर ये MOU जो है ये एक्चुअली NEP नेशनल पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है NEP उस पॉलिसी है. ये इस पॉइंट से है कि आपको हर किसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करना, एंड उसके लिए आपको MOU करना था. ठीक है, तो यहाँ पर MOU साइन नहीं था, और MOU साइन करने के बाद जो है आपको 13,000 करोड़ फॉर द नेक्स्ट अंडर फ्लैगशिप स्कीम फॉर स्टेट. यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक्चुअली अगर आप MOU साइन करते हैं आपको 13,000 3 साल के लिए, एंड सेंटर का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके लिए. और यहाँ पे कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? तो PM उषा की बात हो रही है. ओके, यहाँ पे जो ये PM उषा की बात हो रही है, ये कौन सी उषा है भाई? ये है प्रधानमंत्री शिक्षा अभियान के बारे में है. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, दिस इज द उषा.
द वन, इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एमओयू साइन करते हो तब जाकर के आपको पैसे मिले। एंड यहाँ पर स्टेट्स का कंसर्न ये है कि भैया सेंटर जो है वो बहुत ही कम पैसे दे, we want more of it, right? So given that 40% of the Yamusha budget must be borne by the states themselves. Here the point is that जो 40% है पूरे बजट का, 40% जो है वो स्टेट्स को खुद से ही फंडिंग करनी है और कोई भी एक्स्ट्रा फंडिंग जो है वो देगी फॉर दी। ये जो नेशनल पॉलिसी अभी हाल फिलहाल में जो सरकार लेकर के आई थी के लिए दे वोंट बी गेटिंग द फंड। ये पूरा का पूरा जो ये टसल है, ये 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है जो कि सरकार के साथ एमओयू साइन नहीं कर रहे हैं, के पीछे का रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दैट इज द फंडिंग, द बजट। यहाँ पे क्या चीज है? दैट इज ऑफ द बजटिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है बहुत कम पैसे दे रहे हो, फिर फंडिंग कहाँ से आएगी, क्या कैसे हम रेज करेंगे, वो सारी चीज जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, हमारे लिए बोले तो स्टेट्स के लिए। व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर रेजिंग। पीएम ऊषा जो है ये एक नया नाम दिया है इन्होंने, मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन। शिक्षा अभियान है, सर मतलब हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी है स्टेट में वो बेटर करने की पर बात है ये। ओके, एंड दिस इज थिंग डन तरीके से एक्चुअली होना है टू दी करिकुलर एंड प्रोग्राम चेंजेस। करिकुलर ये सब चेंज, प्रोग्राम चेंज करना है, टीचर करना है प्रॉपर तरीके से, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, एक्रीडिटेशन, और इसके अलावा एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी तो while ensuring equity, access and that of the, so these are the points which the government wants to for the betterment of this, for the betterment of the Uchtar Shiksha, that is the higher education. Hello. Now, the point is that it provides an outlay of 12,920.1 crore rupees between 23 and 25-26. This is what saying कि यहाँ पर ये जो है वो कितना अमाउंट प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, तो लगभग 13,000 करोड़ बात कर रहे हैं। यहाँ का जो है आपको सहायता राशि जो है वो प्रोवाइड कर। एमओयू साइन करने की वजह से क्या, अगर आप जो है जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ ये एमओयू साइन करते हैं तो मतलब है दैट शो द विलिंगनेस एंड द यूथ पार्टिसिपेट इन द मोशन एंड इट विल हेल्प। तो अगर आप जो है ये एमओयू साइन करते हो तो ये एमओयू कि वो जो है और जो वो यूनियन टेरिटरी है दैट participating in MOSHA, and they will be taking every step in order to implement the scheme. Okay, they will be implementing 2G planning, right? So this is what the whole thing is about. अभी पूरा tussle जो है that is, as I am telling you, this is all because of the budgeting thing. Now the next point यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप ये साइन कर लेते हो mandatory, in your mind, it makes mandatory for the states to undertake the administrative, academic, accreditation and governance reforms detailed in the NAP. Okay, so this is doing what? The detailing program, governance reforms, accreditation, this administrative, academic, all these, including an academic credit bank, entry and exit flexibility, and the Samarth e-governance platform. All these
थिंग्स आर सपोज टू बी डन एंड ये सारी चीज मैंडेटरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, some of the state governments are not agree, they are angry. Okay, 40% जो expenses हैं की वो states को bear करनी है, so the states are supposed to handle this. Now to implement the new education, these states बोल क्या हमको और भी ज्यादा फंड्स चाहिए। अगर आप चाहते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम अप्लाई करें जिसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है, यहाँ पर ये कह रहे हैं हमको और फंड की जरूरत है। नाउ द एंड द एड फ्रॉम द सेंटर, हमको और फंड्स चाहिए और हेल्प चाहिए कहाँ से, सेंटर की तरफ से चाहिए। यहाँ एमओयू साइन कर रहे हैं, इस एमओयू एज सच बोला नहीं गया है about finding the funds for changes envisaged under education policy। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करने की बात जरूर हो है, बट द पॉइंट ओवर दैट अगर हम इसको काम कर भी रहे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम कर रहे हैं कि फंडिंग का क्या होगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा। एंड ये में भी अगर इधर देखें तो 40% से बेयर करनी, तो फंडिंग हम कहाँ से लाएंगे, दिस इज व्हाट द होल प्रॉब्लम इज। ओके, नाउ यहाँ पे जो है किम उषा जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट, से आपको बता देती हूँ। जैसे कि create an enabling atmosphere in the higher education to devote themselves to research and the हायर एजुकेशन अगर बेटर रहे, तब जो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करे जाएंगे तभी तो जाकर के होगा। टॉकिंग अबाउट दिस, ये उषा में इस चीज के बारे में। इसके अलावा है NEP नेशनल दिस एजुकेशन प्रोग्राम जो है 2020 का, को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर। इंश्योर गवर्नेंस एकेडमिक एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन द स्टेट हायर एजुकेशन, यहाँ पर आपको रिफॉर्म करने की बात कर रहा है, किन सारी चीज इंश्योर करने की बात कर रहा है, किसकी चीज की, गवर्नेंस एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन, सभी को रिफॉर्म करने की बात कर रहा है इन द स्टेट, एट द स्टेट लेवल। Okay, so this is what the whole thing is, this NEP is talking about. Now, apart from that, this enhancing employability through skilling and the vocationalization, यहाँ पर आपकी employability की chances improve बात कर रहा है, skills provide करने के through and through this vocalization। इसके अलावा जो है यहाँ पर बात हो रही है improving accreditation status of accredited institute and getting the accreditation of non-accredited institutions, providing better hostel remote areas so that the students go there, stay there, live there, and obviously complete their education. And apart from that, establishing model degree colleges as well to identify and fill up existing gaps in the higher education. हायर एजुकेशन में जो ये गैप है उसको फिल अप करने की बात कर रहा है by augmenting and supporting the state government's efforts. Okay, so these are a few points for PM Usha. Apart from that, focusing on the low GER, okay, left wing extreme border area district, aspirational district with the higher SC or ST population as well, so that ये सारे जगहों पर जहाँ पर की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तो हो जाती है काफ़ी सारे जगहों पे, बट हायर एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पर फोकस करने की बात करता है PM, विच इज ओके। अब यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द दलित क्रिश्चियन। सी,
the whole the complete, I'm just giving you a little bit of overview first. See, जब भी when it comes to this Dalit word, so obviously this automatically comes into our mind that it is about the Hinduism, right? क्योंकि जब भी एंड यहाँ पर जब भी कहीं पे भी कोई लॉज की बात होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है रिलेटेड टू द दलित्स, इनसे रिजर्वेशन की बात होती है रिलेटेड टू द दलित्स, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ही रिलीजन माइंड में आता है, दैट इज द हिंदुइज्म, कि हिस्टोरिकली इनके साथ जो है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हुए आया है. नाउ देर आर अलॉट मेनी पीपल जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुइज्म छोड़ करके दूसरे रिलीजन को उन्होंने अपनाया है, ओके जिसमें से कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कि क्रिश्चियनिटी अपनाया, राइट. अब यहाँ पर ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम दलित हैं एंड वी नीड टू गेट एंड वी शुड हैव दी दिस फैसिलिटीज जो कि एसी को मिलता है who are still the Hinduism, who are still following the Hinduism thing. Sorry for this. क्योंकि अभी भी हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं, ओके लेकिन जहां तक सरकार की बात आती है, कोर्ट्स की बात आती है, तो वो इस चीज को फॉलो, इस चीज को नहीं मानते हैं. क्योंकि एज सच अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के पीछे का रीजन ही यही होता है कि वहां पे किसी तरीके का इस हिसाब से कास्टिज्म नहीं है. तो हाउ कैन यू से दैट if you are converting to Christianity, if you are accepting Christianity, तो कैसे आप जो ये बोल सकते हैं कि आपके साथ वहां पर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सो द ओनर्स टू प्रूव दैट कि आपके साथ वहां पर भी जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो आपके ऊपर आ जाता है. क्योंकि एज सच अगर देखें, जैसा कि मैंने जस्ट अभी कहा कि क्रिश्चियनिटी में किसी तरीके का कोई कास्टिज्म का सीन नहीं बनता है. लेकिन वहीं पे ही कि अगर कोई जो पर्सन है वो कन्वर्ट करता है टू बुद्धिज्म या फिर सिखिज्म, वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं इन दोनों में से कोई रिलीजन, तो वहाँ पर जो है एससी का स्टेटस मिलता है, वहाँ पे रिजर्वेशन का सिस्टम है, वो सारी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द क्रिश्चियनिटी, पीपल आर नॉट गेटिंग. So this complete editorial is actually focusing on this particular argument only, that whether they are supposed to be as the SCs, STs or not. Okay. तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है एक कि के.जी. बालकृष्णन, एक कमीशन जो कि इन्होंने हेड किया था, एंड ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वाज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन, to study the possibility of granting SC status to the Dalit Christians. These are important. Okay, यहाँ पर ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, कमीशंस हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा. These are important. तो के.जी. बालाकृष्णन जो कि CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनके अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, इनके अंडर एक कमीशन फॉर्म किया गया था. सो वो जो कमीशन है उनको ये काम दिया गया था कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको, हमको एससी का जो टैग है, ये जो कैटेगरी में उनको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. रिसेंटली अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द तमिलनाडु असेंबली. अभी रिसेंटली तमिलनाडु असेंबली में एक रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था. 19 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है इस पर्टिकुलर रिगार्ड में, के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन आए थे. ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है, कौन सी कैटेगरी में कौन रहेगा, वो जो ये सिस्टम है, ये सारी के सारा काम सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, नॉट द स्टेट वन. ओके, स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पे इसी वजह से तमिलनाडु जो है वो सिर्फ एक रेजोल्यूशन ला सकती है, लेकिन वो किसी तरीके के इस हिसाब के चेंजेस जो है, मेजर चेंजेस नहीं कर सकती है. उस चीज के लिए ऊपर से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑर्डर्स जो है वो आने पड़े. दूसरी एक कमीशन है जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कमीशन, जो कि 2007 में सेटअप किया गया था. यहाँ पर इन्होंने रेकमेंड किया था कि जो दलित्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए हैं उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं एससी कोटा के अंदर
उनको देना चाहिए, परमिट करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर कमिटी सेड दिस. ओके, अब यहाँ पे इसके बाद और भी जो है कुछ, जैसे कि देश पांडे एंड बापना अपॉइंटेड 2008, they were appointed by the National Commission of Minorities. देश पांडे एंड बोपन्ना जी, इन्होंने क्या बात कहा, इन्होंने कहा that there is no compelling evidence to justify denying them of SC status. कि यहाँ पर भी यही बात कही गई कि कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसमें हम डिनाई कर दें इनको SC स्टेटस देने से, राइट. अभी यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी में जो दलित क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं उनको सभी के सभी जो है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ अब इसके अलावा एक यहाँ पर कोट दिया गया है विच वाज एक्चुअली सेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. To the untouchables, Hinduism is a veritable chamber of horror. It was to accept this horror of discrimination that millions of Hindu Dalits converted to more egalitarian religions, including the Christianity, in the hope of escaping the clutches of the casteism and experience the equality promised by such a. So what Dr. B.R. Ambedkar said, he said कि हिंदुइज्म एक ऐसा मतलब अनटचेबल्स के लिए एक हॉरर वाला चेम्बर जैसा है. ओके, अब यहीं पे ही बहुत सारे ऐसे रिलीजन आए, जैसे क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी आई जिसमें कि लोगों ने कन्वर्ट किया ये सोच कर कि हमारे साथ किसी भी तरीके का ये जो भेदभाव जो होता रहा है हिंदुइज्म में वो चीज यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं क्लचेस. तो उनके जो क्लचेस जो पंजों में फंसे हुए थे वहां से वो छूट करके क्या किए, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, राइट. जहां पर तरीके का कोई नहीं माना जाता है, मतलब कास्टिज्म नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे वर्ड यूज रिलेटेड टू कास्टिज्म. नाउ अब यहीं पे जो एक आर्ग्यूमेंट निकल करके सामने आती है एंड दैट इज ऑफ द फंडामेंट, दैट इज द इक्वालिटी व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. The reason why Hindu Dalits converted to Christianity has not been realized to a large extent. What it is saying कि basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि हिंदू दलित जो है जो कि कन्वर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी में, इन्होंने कन्वर्ट किया है तो उसके पीछे का जो रीजन था वो एक्चुअली फुलफिल नहीं हो पाया है. एंड इन सारी चीजों की वजह से क्या है, there is contradictions, there are contradictions and ambiguities with regard to their identity and has not led to their expected upward social mobility which they were expecting when they converted to Christianity. कि हम दलित से जो है, अब ये जो दलित का टैग है वो हमसे अलग हो जाएगा once we are accepting this thing Christianity. ओके, तो कन्वर्जन कराने में ये भी एक बहुत ही बड़ा जो वर्ड है मतलब कॉन्सेप्ट है वो प्ले किया था कि क्रिश्चियनिटी में क्या कोई कास्टिज्म है नहीं. ओके, तो इनको भी यही होप था बट एज सच इस टाइप की कोई वो नहीं हुई. And this is also because of the unwillingness of their core religionists, non-Dalit converts to the Christianity to shed their age-old practice of the untouchability in the in the society and to bring this to the church. So here it is saying कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्या किया कि वो दलित्स नहीं थे बट फिर भी उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया. तो जो लोग नॉन दलित्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया तो वहां पर लेकिन जो एज ओल्ड परंपरा रही है वही सेम चीज वहां पर भी कंटिन्यू रही एंड द सेम हैपेंड व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस ओवर द चर्च. दिस इज व्हाट द होल थिंग इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. नाउ यहाँ पर एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज द थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी. ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या बात कर रहे हैं, इट शोज द बिगर पिक्चर ऑफ दलित क्रिश्चियंस conundrum as it allows an understanding of
caste with religion and a composite understanding of Dalits and as a religion. यहाँ पे इंटरसेक्शनल ये जो थेरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल इन्होंने एक्चुअली दिया हुआ है। और एग्जाम्पल इसमें ये है कि जैसे कि आप विमेन की बात करते हैं, कि विमेन की बात करते हैं, तो विमेन में क्या सीन होता है कि देयर इज अ विमेन, क्रिश्चियन विमेन, ठीक है, देयर इज अ वुमन, क्रिश्चियन वुमन, तो उसमें उसका दो टाइप की आइडेंटिटी एक्चुअली हो जाती है। वन इज द वुमन, so that is of the vulnerable category, and then comes the this thing, the Christianity, and that is of the minority. तो यहाँ पर क्या है कि दो टाइप की चीजों का फायदा जो है यहाँ पर मिलने का है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट हो रही है बात दलित क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियनिटी वाला जो सीन है वो माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर फॉलो हो जा रहा है, बट दलित माइनॉरिटी वाला सीन जो है, दलित क्रिश्चियन वाला जो सीन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इट ऑल्सो एक्सट्रापोलेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ द सिंगल एक्सेस framework of the laws of the state of India that provides legal protection to isolated categories and discriminates against the groups where categories overlap, such as that of the Dalit Christians. इंडिया में एक कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो होता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ द सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क। एंड ये सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक ही शीशे से जो है, एक ही चश्मे से जो है वो पॉइंट को देखते हैं। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है कि सिंगल एक्सेस जो इंडिया में जिस तरीके एक्सेस फ्रेमवर्क जो इंडिया में जिस तरीके की लॉ फॉलो करती है, तो इस लॉ में क्या होता है कि एज अ माइनॉरिटी क्रिश्चियंस जरूर देखा जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू दलित क्रिश्चियंस तो ऐसा करके कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर नहीं मानते हैं। तो इस टाइप की जो ये सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क है, दैट इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड ओवर हियर व्हेन इट कम्स Christians who are Dalits. Okay, now it shows that various oppressing systems such as race, gender, sexuality, and ability cannot be understood in isolation from that of the other. कि अगर आप जो race, gender, sexuality इन सारी चीजों की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आइसोलेशन में आप रख करके नहीं हैं। Such systems of power intersect with one another, जैसे कि यहाँ पे दलित क्रिश्चियन की बात हो रही है। ओके, तो इसको आप क्रिश्चियनिटी एंड दलित ये दोनों ही चीजों को अलग रख करके नहीं समझ सकते। इन सभी को आपको क्या करना है, साथ में लेकर के चलोगे तब एक जो बिगर पिक्चर क्लियर होता है वो वाले पॉइंट आएगा। बट यहाँ पर क्या चीज हो रही है, इसको सिर्फ एज अ क्रिश्चियन देख रहे हैं, बट नॉट एज अ दलित क्रिश्चियन, एंड इट रिजल्ट इन द डिस्टिंक्ट social experiences. The consequence of such intersectional discrimination is the specificity of discrimination that has been introduced by Crenshaw, okay, which has been explained in the theory of intersectionality. अब वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑफ विमेन की अगर हम बात करें तो विमेन ऑफ कलर्स की यहाँ पे बात हो रही है, विमेन ऑफ कलर की। तो विमेन ऑफ कलर जो है वो मार्जिनलाइज्ड है इन बोथ, विद इन बोथ कैसे, एक तो विमेन है वो खुद उसकी वजह से, और दूसरी दैट इज ऑफ द कलर, दैट इज ऑफ द रेस थिंग। ओके, तो यहाँ पर जो ये पूरा कंप्लीट पिक्चर तभी क्लियर होगा जब हम ये विमेन ऑफ कलर्स के बेसिस पे अगर देखें। लेकिन इंडिया में क्या चीज फॉलो होती है, सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क। यहाँ पर आप एक ही कॉन्सेप्ट से देख रहे हो, विमेन देख रहे हो, राइट, एज अ विमेन देख रहे हो, सेम थिंग इज कमिंग इज दैट विद द ओके दलित क्रिश्चियंस के साथ भी जो है वो यही चीज हो रही है। वो दलित क्रिश्चियंस नहीं बल्कि सिर्फ एक सिंपल सी चीज एज अ क्रिश्चियन के तौर पे जो है यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, नाउ द क्रिश्चियनिटी डज नॉट रिकॉग्नाइज, यहाँ पे जो है जो लॉजिक बेसिकली बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, तो वही लॉजिक जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि जहां तक हिंदू की बात आ रही है तो यहाँ पे दलित का जो कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकली इनके साथ जो गलत हुआ है वो सारी चीजें जरूर मानते हैं। लेकिन वहीं पे ही अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में कास्टिज्म वाला सीन है नहीं, तो वहां पर दलित कहाँ से आया,
So this is what the kind of argument given over here. Even while the disabilities of Dalit Christians continue, दलित्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उनके साथ कंटिन्यूड रहता है इवन आफ्टर द कन्वर्जन, इवेंचुअली पुशिंग देम इनटू एंड द इंटरसेक्शनल इनविजिबिलिटी, कि भाई इनविजिबिलिटी है उनके साथ, एक इंटरसेक्शनल इनविजिबिलिटी, मतलब हिंदू है, ठीक है, हिंदू में दलित है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, दे थॉट कि भाई हम क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेम थिंग दलित, सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट जो है वो चीज फॉलो हो रही है, मतलब कास्टिज्म एज सच जो है वो क्रिश्चियनिटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है जिस those things are still being followed, जिसकी वजह से जो है इनको वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, the kind of problem which they were facing when they were following the Hinduism. ओके, तो अब यहाँ पे लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कि भाई यहाँ पर तो किसी तरीके कास्टिज्म है नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हो दैट यू आर एक्चुअली इशू here, right? So this is what is being pointed over here. यहाँ पर एक केस के बारे में एग्जांपल दिया जा रहा है, and the case is Sai etc versus Union of India and others case 1985, जिसमें कि सुसाई ये एक दलित कैथोलिक शू मेकर थे, दलित कैथोलिक, ठीक है, तो क्रिश्चियन की बात हो रही है, शू मेकर थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जी डाली, कहा कि भैया हमारे पास ये जो मद्रास प्लेटफॉर्म है वहां पे एक कियोस्क यानी कि एक दुकान जो है वो लगाने की हमको अनुमति जाए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करी हुई है, एंड ये किसको, हिंदू मेकर्स जो है उनको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपको जो है ये बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हिंदुइज्म में दलित्स के साथ होती है, नॉट इन क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। तो जो गवर्नमेंट जो पॉइंट बात करती है वही सेम चीज वो सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कहती है, की वजह से यहाँ पे दलित कम्युनिटी जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे उनके साथ किसी तरीके की जस्टिस जो है वो नहीं पा रही है, ओके, दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग द SC. Now the Constitution of India subscribes to the idea that caste based discrimination exists in Hinduism, Sikhism and that of the Buddhism and extends benefits to its Dalits only. Sikhism, Buddhism, Hinduism इनमें है, दलित्स हैं तो आपको बेनिफिट्स जो है वो जरूर मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू द क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी इज समथिंग व्हिच हैज कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड, मतलब इंडिया से आया है, तो दैट इज ऑफ द फॉरेन कॉन्सेप्ट, एंड उसमें किसी तरीके की कोई जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, so here this particular thing is not going applied. The single axis communal framework of the law has resulted in the failure of the Dalit Christians being included in the SC list because of the unwillingness of the state, because the state is not willing to do that, and even the Supreme Court is also saying the same thing. यहाँ पर किसी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन हो, then how come you are saying हो रहा है आपके साथ, ओके। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंडियन जुडिशियल डेटा हाइड्स मोर देन इट रिवील्स इन दी बेल केसेस। बेल केसेस के बारे में है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं बेल कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के बेल होते हैं, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल एंड एंटिसिपेटरी। रेगुलर बेल, इस टाइप के बेल में क्या है कि एक पर्सन जो है वो पुलिस कस्टडी में है एंड उसको वहां से जो है वो बेल, दैट इज द रेगुलर। नेक्स्ट होता है इंटरिम बेल। ये एक टेम्पररी बेल होती है जहां पर कि जो हायर कोर्ट है वो हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपने सामने पेश करने की बात करता है, जो फाइनल डिसीजन वो सुनाए, एंड जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं ले लेती है तब तक आप जो है इंटरिम बेल आपको मिल सकता है, ओके। सो दैट इज द बेल। नेक्स्ट कम्स द एंटिसिपेटरी बेल।
इस बेल में क्या है कि सेशन कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट है वो किसी भी पर्सन को बेल दे सकती है, यानी कि आपकी गिरफ्तारी हो उससे पहले आपने बेल के लिए अप्लाई कर दिया और आपको बेल मिल गई, दैट इज द एंटिसिपेटेड बेल। ओके, so these are the three types of bails which generally। अब यहाँ पर जो है वो बहुत सारा पॉइंट एक्चुअली बात कर रहा है, इसमें कह रहे हैं कि जो दक्ष पोर्टल है, ठीक है, दक्ष जो हाई कोर्ट डैशबोर्ड है which is being handled by this thing only। तो दक्ष में जो है आप वहां पे जाकर के बहुत सारे डेटा जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर डेटा की बात कर रहा है कि बेल अपील्स जो हैं वो 3.2 लाख से 3.5 लाख हो गए ईच ईयर बिफोर 2020, यानी कि कोविड के टाइम पीरियड के आसपास की यहाँ पर बात कर रहा है कि उस टाइम क्या बेल था 3.2 से 3.5 तक। लेटर ऑन ये जो है 4 से 4.5 लाख, लगभग 4 लाख टू 4.3 लाख जो है वो बन गया यहाँ पे देयर आफ्टर इट बिकेम दिस मच। अब यहाँ पे इसके पीछे के रीजन क्या है, इसके पीछे के रीजन को बताया जा रहा है कोविड, क्योंकि जब कोविड का लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन किए, बाहर घूम रहे थे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है उनके ऊपर चार्जेस लग रहे थे। तो उन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस वजह से हो सकता है कि ये जो केसेस हैं वो नंबर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इंक्रीज। The number of pending bail appeals in High Court also surged। बेल की जो अपील है हाई कोर्ट में यहाँ पर उनके भी नंबर्स इंक्रीज कर गए 50,000 से 5,000, बिटवीन 1.25 लाख टू 1.3 लाख। इतने जो कि 50 से 65,000 होते थे बेल के लिए अप्लाई करने वाले, उनका नंबर जो है वो इतना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, ऑल थैंक्स टू दी कोविड। ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हैपेंड विद दी कोविड। अब यहाँ पे जो दक्ष हाईकोर्ट डैशबोर्ड है यहाँ पर ये चीज पॉइंट आउट कर रहा है कि 77% ऑफ द रेगुलर बेल केसेस it was not possible to ascertain the act under which the person was imprisoned। अब 77% केस में ऐसा था कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत कौन से हरकत के वजह से जो यहाँ पर बेल का सीन जो है वो एक्चुअली बन रहा है। इट वॉज नॉट मेंशन्ड इन द ई कोर्ट्स डेटा ऑफ वेरियस हाई कोर्ट। Okay, now here an analysis of 23% of cases the act was mentioned कि भाई कौन से बेसिस पे आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको बेल दिया जाए, क्या बेसिस है, नहीं। लेकिन 23% ऐसे एक्ट को डिफाइन किया गया है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 कि आपको बोला गया था बाहर नहीं जाने के लिए, बट स्टिल केम आउट। ऑल दोज आर बिकॉज ऑफ द कोविड, राइट। दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड ओवर हियर आल्सो। नाउ जो 5 हाई कोर्ट्स है इन पटना, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो बेल की अपील है वो 30% ज्यादा हो गई ऑफ देयर द केस होल्ड लो केस लोड। अब 30% यहाँ पे चीजें जो है वो ज्यादा इंक्रीज। अब जो बाकी हाई कोर्ट्स की डेटा की बात करें वहां पे 9,27,896 that were filed between 2010 and 2021। each high court follows a unique naming pattern for the बेल केसेस। यहाँ पर जो है यूनिक पैटर्न जो है वो फॉलो किए, जैसे कि बीए इन बॉम्बे, बेल एप्लीकेशन वाज बीए इन बॉम्बे, बॉम्बे में बीए के तौर पे जो है वो बेल एप्लीकेशन को शो करते हैं। बेल एपीपीएल यानी बेल एप्लीकेशन केरला में इस तरीके का एक्रोनिम जो है वो यूज करते हैं। देन कम्स उत्तराखंड हैज द मोस्ट वेरिएशन अमंग द बेल केस टाइप्स। यहाँ पे किस तरह सबसे ज्यादा वेरिएशंस जो है वो देखते हैं, जैसे कि 18 टाइप्स where the first bail application was named BA1 and in successive applications here BA2 BA3 इस टाइप की जो यूनिक नेमिंग है ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर in when it comes to the bail cases. Now data regarding the outcome of bail appeals in high courts
were also missing in many cases. In close to 80% of the disposed bail cases in High Court, the outcome of the bail appeal, where it was granted or rejected, was either unclear. कि भाई बेल जो है वो मिली भी है कि नहीं मिली है, इस चीज को लेकर के unclear है. The things are not clear. So that is also a kind of problem. Or the outcome was missing. कि क्या है भाई, बेल मिला भी है कि नहीं मिला है, और क्या आउटकम हुआ है, ये सारी चीजें तो क्लियर ही नहीं है. नो क्लैरिटी इज देयर. फॉर इंस्टेंस, द बॉम्बे हाई कोर्ट, द बेल आउटकम ऑफ ओवर 95% was not known. 95% में तो पता ही नहीं है बॉम्बे हाई कोर्ट में कि भैया क्या सिस्टम चल रहा है. राइट. सो ये सारे जो हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक चीजें यहाँ पर शो कर रहे हैं थ्रू द चार्ट्स ऑल्सो. फ्रेश बेल एप्लीकेशन 4.30 लाख, एंड यहाँ पर पेंडिंग बेल एप्लीकेशन 1.4 लाख जो can see over here. The various states and the various bail application stages has been. Now the next topic is about the bulldozing, bulldozer. ठीक है, कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई भी कम्युनल राइट्स है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो इंस्टेंट जस्टिस किस हिसाब से होता है, द जेसीबी. सो बुलडोजिंग, बुलडोजर जो है उसका इस्तेमाल कर. तो ये जो पूरा आर्टिकल है दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट दिस थिंग ओनली, कि ये कितना सही है कितना गलत है, क्या पॉइंट है, उसके बारे में बात कर रहा है. न्यू नॉर्मल, ये क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में न्यू नॉर्मल के तौर पे चीज जा रही है. द डिमोलिशन ऑफ ड्वेलिंग्स एंड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, पीपल हु आर अक्यूज्ड इन द क्रिमिनल cases, especially offenses having communal sensitivity without following the procedure, as कि follow जो procedure follow करनी चाहिए वो procedure ना follow करके क्या किया जा रहा है, अपने हिसाब से जो है वो सुओ मोटो डिसीजन जो है वो बिना किसी तरीके का नोटिस दिए हुए कि भाई हम जो है आपका ये इलीगल तरीके से आपने बिजनेस बनाया है, यहाँ पे घर बनाया है आपने, तो उसको जो है अब हम गिराने वाले हैं, अब बुलडोजर जो है वो आने वाला है. बट एनी काइंड ऑफ दीज, मतलब एक तरीके से जो एक नोटिस जाना चाहिए उस टाइप के कोई भी चीजें जो है एक्चुअली नहीं हो. द हाई कोर्ट questions whether an exercise of ethnic cleansing carried out. हालांकि एथनिक क्लिनजिंग जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी बात हो जाती है. हालांकि ये पॉइंट जो है वो लेके आया गया कि क्या एथनिक क्लिनजिंग वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर चल रहा है. बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट इन इंडिया वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दिस, जिसको कि आप एथनिक क्लिनजिंग बोलो कि एज सच यहाँ पर इंडिया में ऐसा पॉइंट एक्चुअली नहीं आता है. ethnic cleansing is not defined by the IPC. ना तो आईपीसी में ये चीज को डिफाइन किया गया है और ना ही इंटरनेशनल लॉ में. इट फर्स्ट यूजेस इट्स एट्रीब्यूट टू अ यूएन अपॉइंटेड कमीशन ऑफ एक्सपर्ट्स इन 1992. 1992 में यूएन अपॉइंटेड एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, जहां पर कि ये वाला एथनिक क्लिनजिंग वाली जो पॉइंट है वो बहुत पहली बार ये आई थी. A father figure in international criminal law, जिनका नाम की प्रोफेसर शेरिफ बसियोनी नाम है इनका. तो इन्होंने जिनको कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का फादर के तौर पे देखा जाता है, ही मैंडेटेड अ लुक इन the war crimes in former Yugoslavia, and in its final report the 5-member commission referred to the ethnic cleansing. यहाँ पर जो 5 मेंबर का ये कमीशन बना था जिसमें एथनिक क्लिनजिंग वर्ड का बात किया गया था. और ये एथनिक क्लिनजिंग क्या है, उन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ था, अ पर्पसफुल, क्या है, एक पर्पसफुल पॉलिसी डिजाइन्ड बाय वन एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स टू रिमूव बाय वायलेंट एंड टेरर इंस्पायरिंग मीन्स the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas. मतलब एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है जहां पर कि एक एथनिक ग्रुप या फिर रिलीजियस ग्रुप के जो लोग हैं वो दूसरे रिलीजियस या फिर एथनिक लोग हैं
उनकी एथनिक क्लींजिंग मतलब उनको जो है एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया से ही हटाने की बात कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी कंसीडर्ड एज द एथनिक क्लींजिंग. यहाँ पर जो कमीशन है इन्होंने कुछ स्टेट एक्शंस पॉइंट मेंशन करी थी. आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि भाई किसी को भी जो है वो आप अरेस्ट कर ले रहे हो और उसको डिटेन कर दे रहे हो. प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, फोर्सिबल रिमूवल, आप जबरदस्ती जो है आप वहां से लोगों को हटा रहे हो. डिस्प्लेसमेंट की बात, डिपोर्टेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस in the list of the coercive practices that constitute the ethnic cleansing. तो ethnic cleansing में जो है ये सारे पॉइंट बात यहाँ पर करी कि जबरदस्ती आप निकाल दे रहे हो, प्रॉपर्टी आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, डिटेन कर दे रहे हो, अरेस्ट कर दे रहे हो, जबरदस्ती के ये सारे काम हैं. एंड डिस्प्लेसमेंट उनकी जबरदस्ती हो रही है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको जबरदस्ती एक जगह से दूसरी रिपोर्ट कर दे रहे हैं. ये सारे पॉइंट, ये कुछ एक्शंस हैं जिनको कि एथनिक क्लींजिंग की कैटेगरी में यहाँ पर रखा हुआ है. ओके, सो दिस इज व्हाट द होल एथनिक क्लींजिंग वाला पॉइंट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं द लॉ एंड द प्रोसीजर. हाई कोर्ट टुक कॉग्निजेंस of the fact that the demolition drive was carried out without demolition orders or with the notices. किसी भी तरीके की ना नोटिस दी गई, ना डिमोलिशन का ऑर्डर था, ना नोटिस हुआ, और इसको बस ऐसे ही जो है वो एक तरीके से जाकर के कर दिया गया. thereby violative of the procedure established by law. it means कि जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया कि पहले ये एक्शन होना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद जो है फिर नोटिस देनी है, फिर बाद में जो है आप डिमोलिश कर सकते हो, तो वो जो एक पूरा प्रोसीजर है लॉ का वो फॉलो नहीं किया गया. इट वाज वायलेटेड. आर्टिकल 21 जो कि अभी तक जब से आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट जो है इंड्यूस किया गया है तब से लेकर के अभी तक इसका जो डेफिनेशन है वो काफी वाइड पर्सपेक्टिव रखता है. बहुत ही सारे पॉइंट्स जो आते हैं आर्टिकल 21 में अपने, that no person shall be deprived of his life and personal liberty. कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा इंडिया में जिसको आप जिसको कि आप डिप्राइव कर सको ऑफ द लाइफ, and the personal liberty shouldn't also be taken from that particular person except according to established the law. कि लॉ के द्वारा ही कोई जो है आप कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि टेक द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन बट ओनली बाय लॉ. एग्जीक्यूशन होता है, फांसी की सजा होती है, तो वो सारा पॉइंट जो है वो क्या है, all the procedure is has been actually followed and finally जो है डेथ सेंटेंस दी है जिसको कि हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया था किसी भी तरीके की अपील, एंड फाइनली जो है वो डिसाइड है. वो सारी चीजें फॉलो करी गई हैं, क्योंकि पूरी जो एक स्टेप्स होती हैं लॉ को फॉलो करना वाला सारा हो करके फिर जो है राइट टू टेक, मतलब एक आपने किसी की लाइफ ले ली है, राइट, सो दैट इज बीइंग आल्सो डन बट थ्रू दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय. एक मेनका गांधी केस 1978 का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया था, द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बाय रूलिंग दैट सच प्रोसीजर हैज टू बी फेयर. कि कोई भी जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं थ्रू द लॉ दैट शुड बी डन, फेयरनेस होनी चाहिए, उसमें फेयर होना चाहिए, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए. कोई भी फैंसी या फिर ऑप्रेसिव या फिर आर्बिट्ररी कोई भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर फॉलो नहीं करना है. देयर बाय इंट्रोड्यूसिंग of procedural due process over here. So this is what the Supreme Court actually talked about. Now वह यहाँ पर एक और बहुत बड़ा जो आर्ग्यूमेंट सामने निकल करके आता है, एक तो है द रूल ऑफ लॉ एंड दूसरा है रूल बाय लॉ. ओके, रूल ऑफ लॉ और दूसरा है रूल बाय लॉ. रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है ऑलरेडी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में. ओके, रूल ऑफ लॉ क्या है, जहां पर कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग रन करती है, ना कि मेन. ओके, सो द रूल ऑफ लॉ इज गवर्नमेंट रन बाय लॉ नॉट बाय मेन. द रन बाय लॉ नॉट बाय दैट ऑफ द मेन. लोगों के दिमाग से नहीं बल्कि रूल के हिसाब से, जो लॉ के हिसाब से जो
चीजें चलती हैं. The roots of the idea of a rule of law can be seen in the Article 39 of Magna Carta that declares that no free man shall be taken or imprisoned or deceased or exiled or in any way destroyed, nor will go upon him nor send upon him except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land. So no one is supposed to be done any of these things unless that is said or done by the rule of the land, the law of the land actually. जगह का जो लॉ है वो क्या कहता है, उसके बेसिस पे ही जो है आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, एग्जाइल में भेज सकते हो, राइट. अदरवाइज द पर्सन इज अ फ्री मैन. ओके, इसके अलावा आर्टिकल 21 जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर भी जो है जिसके कॉन्टोर्स को के दायरे को सुप्रीम कोर्ट ने एवरी देन एंड नाउ बहुत ही बड़ा दायरा कर दिया है. रूल बाय लॉ इज व्हेन द लॉ इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन. क्या है यहाँ पर? रूल बाय लॉ. रूल बाय लॉ यहाँ पे हमने क्या किया है? रूल ऑफ लॉ. ठीक है, यहाँ पे अभी हमने रूल ऑफ लॉ यानी कानून की चलती है, कानून के हिसाब से. यहाँ पे क्या है? रूल बाय लॉ. यहाँ पर क्या है कि द लॉ इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट of suppression, oppression and the social control in the course of implementing a political agenda. एक political agenda को पूरा करने के लिए वहां पे कानून का सहारा लिया गया है. That is what is the rule by law. Okay, rule by law. The administrative act of, जैसे कि यहीं पे ही जो ये डिमोलिश करने की बात हो रही है, ठीक है, जहां पर कि किसी तरीके का कोई भी नोटिस या फिर हियरिंग कुछ भी इस टाइप का चीज नहीं हुआ है और अपने हिसाब से कि हाँ भाई कानून में ऐसी चीज है और जा करके बस गिराने लगे. ओके, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. Any justification to the contrary amounts to the delegitimization of the constitutional process. अब जैसे कि अभी ये जो न्यू हरियाणा में है, ठीक है, जहां पर कि कम्युनल वायलेंस हुआ और उसके बाद वहां पर जो बुलडोजर है वो चला दिए गए. तो यहाँ पर क्या है? टेकिंग क्यू फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस, विलेजर्स आर इकोनॉमिकली बॉयकॉटिंग. अब देखो यहाँ पर इन सारी चीजों के अलग भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो विलेजर्स हैं वो दूसरी कम्युनिटीज को बॉयकॉट कर रहे हैं. ओके, दे आर कंप्लीटली बॉयकॉटिंग हु दे परसीव टू बी राइवल्स, जिनको कि ये राइवल समझ रहे हैं या फिर जो और ये राइवल समझ रहे हैं तो उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या है कि हमारी ये जो प्रियम्बल में हमने फ्रेटर्निटी वर्ड जो लिखा हुआ है यानी ब्रदरहुड वाली जो भावना लिखी हुई है वो चेरिश नहीं हो है. पीपल आर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग. इट मीन्स कि ये जो बुलडोजर की सरकार का काम जो हो रहा है इन सारी चीजों की वजह से लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो एक तरीके से पड़ रहा है. सो द पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस इंस्टेंट जस्टिस, दे आर हैप्पी विद दिस थिंग एंड दोज हु आर नॉट, they are against this thing. Okay, constitutional courts are expected to prevent such happenings. There rests the hope of the republic. Okay, so this is what this whole thing is actually talking about कि भैया कि सुप्रीम कोर्ट जब सरकार ही इस तरीके से काम करती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वही हमारी यानी जो कोर्ट्स है वही एक हमारी आखिरी सहारा बन जाती है कि भाई आप ही जो है वो अब कुछ अच्छा कर सकते. ओके, सो दिस इज हाउ दिस होल रूल ऑफ लॉ वाला जो सी एक्चुअली आता है. ओके, नेक्स्ट अब हमारी जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू दी माया ऑपरेटिंग सिस्टम. कि क्यों जो है सरकार वो माया ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, मतलब व्हाई दे वांट टू शिफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट, पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था. अब यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि भाई उबुंटू बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम माया दिया गया है, सब मोह माया है. ठीक है, तो जो माया का नाम दिया गया है उसको हम जो है अप्लाई करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दी माइक्रोसॉफ्ट एनी मोर. अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है द काइंड ऑफ अटैक, द मालवेयर.
मालवेयर्स के जो अटैक हो रहे हैं जैसा कि अकीरा हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। तो उन सारी चीज़ों की वजह से वी टेंड टू लूज अ लॉट मेनी डेटा, राइट। एंड दिस इज द रीजन, ये आईटी अटैक, ये जो साइबर अटैक है, दिस इज समथिंग न्यू एंड it is not very new, but this is a new kind of weapon which is actually being used by the दुश्मन देश। जो दुश्मन देश जिसको हम बोलते हैं, तो वो लोग हमारे खिलाफ साइबर अटैक करते हैं। और ये साइबर अटैक होने की वजह से क्या होता है कि हम बहुत सारा डेटा जो है वो लॉस कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, चंद्रयान 3 को हैक कर लें और उसको लैंडिंग होने से जो है वो पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाए, मैल फंक्शन करने लगे, तो इन सारी चीज़ों की वजह से इतना एफर्ट, इतना सारा जो एफर्ट साइंटिस्ट का लगा, इतना सारा पैसा लगा है और इतना सारा होप है, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट। So we need to protect our projects, we need to protect our Atmanirbharta, and all these things can be done only if we are switching to our own indigenous operating system. डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को उतना ज़्यादा अब रिलायबल नहीं मानती है, बिकॉज एवरी देन एंड नाउ आप सभी ने देखा होगा कि विंडोज़ पे अटैक होगा, एंड्रॉयड पे अटैक होगा, विंडोज़ पे अटैक होगा, एंड्रॉयड पे अटैक होगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ये काम जो है वो हो रहा है। विंडोज़ की जहाँ तक बात करते हैं, ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है एंड ये लाइसेंस फ्री है। माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लोकली डेवलप किया गया है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हालांकि इसको लोकली डेवलप किया गया है। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है एंड ये मालवेयर अटैक्स जो होते हैं उसकी वजह से इसको उससे जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, माया को चक्रव्यूह जो है, जैसे कि नॉर्टन हो गया, आई मीन टू से कि जो ये फायरवॉल्स होते हैं, राइट, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम, चक्रव्यूह और माया को जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को ही मिला करके वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम ओवर, राइट। अब ये कर्नल आर्किटेक्चर जो है मोनोलिथिक वर्सेस दी माइक्रो कर्नल डिजाइन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। विंडोज हाइब्रिड कर्नल सिस्टम जो है वो यूज करता है, माया मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करती है एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है बट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एज कंपेयर टू दी हाइब्रिड कर्नल जो कि माइक्रोसॉफ्ट फॉलो करती है। मतलब ये सारी चीज़ें उन सबको डेवलप करने के तरीके हैं। आपको उतना ज़्यादा जो परेशान नहीं, ये क्या है ये क्या, इतना नहीं सोचना, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये इस टाइप की चीज़। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। माइक्रो कर्नल डिज़ाइन इट एक्चुअली सिंप्लीफाइज द मेंटेनेंस एंड अलाउज द patching also, but when it comes to the Maya, that won't be easy with that. Now the move to Maya comes amid increasing malware and ransomware। ये जो malware and ransomware attacks बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एक ग्लोबल लेवल पे, उसकी वजह से जो है यहाँ पर शिफ्ट करने का जो डिसीजन है वो एक्चुअली लिया गया है। ओके, नाउ FireEye discovered a cyber spy campaign compromising government agencies and private organizations US। ये इन्होंने डिस्कवर किया था कि साइबर स्पाई कैंपेन जो है वो चलाए थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि भैया गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डेटा जो है वो फेच करी जा रही है। द पीपल आर एक्चुअली आई मीन उसको जो है साइबर अटैक के थ्रू एंड द पीपल आर नॉट इवन एबल टू नो अबाउट दिस। The system is not even able to know about this thing, but all those data has been compromised. SolarWinds attack used to compromise software update for the malware deployment also, कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो अदरवाइज मालवेयर अटैक हो जाएगा, आपने अपडेट किया उसमें मालवेयर जो है वही इंस्टॉल हो गया। तो ये टाइप की जो सारी चीजें हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स we are finally actually thinking in order to switch to Maya with the चक्रव्यूह। ओके, वो हमारा आईटी साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से GS3 में तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, सिक्योरिटी के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट। लास्ट हमारा टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू दी माया जीनोम सीक्वेंस, सॉरी मेटा जीनोम सीक्वेंसिंग। माया माया बोलते बोलते मैं यहाँ पे भी माया ही बोल रही हूँ। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, इट एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट दी जीनोम सर्विलांस
particularly the metagenomic sequencing on pathogen identification and that of the disease, that how the disease is responding to a few things. कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो है बहुत सारी जीनोमिक टेक्नोलॉजीज है वो रैपिडली ग्रो करी हैं, rapid this pathogen detection and has led to the adoption of the approaches for various pathogens. Right now apart from that हम लोग कोविड-19 से बहुत सारी चीज है वो सीखने को हमको, जैसे जो पैथोजेंस हैं वो वर्क करती हैं. Unprecedented global impact of COVID-19 pandemic, we have seen that every time it change its ways अटैक करने का, बिहेवियर का, उन सारी चीज़ों का. SARS-CoV-2 जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उसका इस्तेमाल किए थे, बिकॉज एवरी टाइम इट वाज चेंज शेप इन साइज इन द, वो अपना जो सिम्टम्स है वही चेंज कर रहा था. राइट, सो जो जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसका हमने यूज किया था. मेटाजीनोमिक्स अप्रोच यूज डायरेक्टली ऑन द पेशेंट सैंपल्स, जो पेशेंट के सैंपल्स हैं उसी पे ही मेटाजीनोम मिक्स जो है वो हमने यूज किए थे विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ द इन्फेक्शियस agents, that we were not having any kind of knowledge related to the infectious agents जो है कौन सी चीज़ों ने अटैक किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट स्टिल वी वर एबल टू डिटेक्ट. SARS-CoV-2 became one of the most sequenced organisms in the history because a lot many pattern it used to change. हमेशा every then and now जो उसका पैटर्न चेंज हो जा रहा था, तो इन सारी चीज़ों की वजह से अभी तक की सबसे ज़्यादा जो सीक्वेंस्ड ऑर्गेनिज्म है वो यही है. कोविड-19 का जो वायरस है वही सबसे ज़्यादा सीक्वेंस यहाँ पर इसकी है, एंड उसके पीछे रीज़न यही है कि एवरी देन एंड नाउ इट यूज टू चेंज इट्स पैटर्न. शिफ्ट इन पैथोजन आइडेंटिफिकेशन अप्रोच फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स मेटाजीनोमिक्स हैज बीन डन. जीनोमिक टेक्नोलॉजीज जो है ये ग्लोबली डेवलप करी गई हैं, इंक्लूडिंग द कोविड सेक assay. Apart from that, creation of national and international SARS-2 genome surveillance activities has also been done. All these things are done in order to understand the pathogens की pathogens किस तरीके से work करते हैं, and अगर किस तरह कोई symptoms show करे उससे पहले जो है हमको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए. So all these things have been understood by with the help of these genomes. जीनोमिक डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, बिकॉज बाई स्टडिंग ऑल दैट वी वुड बी एबल टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज ऑल्सो. इंडिया का SARS-CoV-2 जीनोम सिक्वेंसिंग और सर्विलांस प्रोग्राम इंडिया का खुद का भी है ये प्रोग्राम. इसके अलावा जो जीनोमिक टेक्नोलॉजीज हैं, these are applied frontline tools for the unbiased and high throughput surveillance also, and we would be able to understand, identify if any kind of problem is being seen in future. इस टाइप की कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है वो पहले ही पता चल जाए थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ मेटाजीनोमिक्स. Nigerian Center for Disease Control's metagenomic sequencing study, they are the one who are doing detection of 13 distinct viruses in the patients have been done, all because of metagenomes, and identification of Lassa fever, Peggy virus C, and जो different type के viruses हैं उन सभी को हम पहले ही detect कर पाए हैं because of the metagenome. एवियन इन्फ्लुएंजा एंड जीनोम सर्विलांस की अगर हम बात करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो कि ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं, लाइवलीहुड पे भी. एवियन इन्फ्लुएंजा इन द सेंस लाइक जो बर्ड फ्लू हो जाता है, राइट, तो वो सारी चीज़ों की वजह से ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, उसके साथ साथ जो इम्पैक्ट है वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी पड़ती हैं, है ना. तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि जीनोम सर्विलांस अगर हम करते हैं तो वी वुड बी एबल टू डिटेक्ट इट क्वाइट अर्लियर बिफोर देम इम्पैक्टिंग द ह्यूमंस और द लाइवलीहुड्स. Need for genome surveillance to identify circulating virus strains is very important. जहाँ से शुरू हुई पहले ही अगर आप चेन तोड़ दोगे तो बाकी लोग जो हैं और बाकी जो बर्ड्स हैं या फिर जो ह्यूमन है कोई भी है वो इम्पैक्ट होने से वो बच जाएंगे if this kind of thing is being done. Utilization of large scale
infrastructure from COVID-19 pandemic for avian influenza surveillance has been done. जीनोम सीक्वेंसिंग अप्लाई जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो अप्लाई करी गई है बहुत सारे डिफरेंट पैथोजन, ड्रग रेजिस्टेंट क्लॉसेस हो गया, इन सारे जगहों पे किया गया है. जीनोम सर्विलांस के डाइवर्स सोर्सेज है जहां से कि किया जा सकता है, जैसे वेस्ट वाटर, एयर, सॉइल एंड एनिमल्स ऑल्सो, इवन एयर. तो इन सभी जगहों से जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो हो सकती है और उन सारी चीज़ों की वजह से वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे किस तरीके के डिजीजेस जो है वो हो सकते हैं एंड वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज काइंड ऑफ, right? So this is what this genome sequencing is all about and we would be able to save all these kind of, right? Chalo, this is it related to our daily news analysis. I hope you people enjoyed it, liked it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great day.